Jai Hind UPSC aspirants. Welcome to the NSBIAC family. I am Abhishek. Aspirants, आज से हम स्टडी एंड प्रैक्टिस फेज स्टार्ट करने वाले हैं. हम अभी 4 पिलर इनिशिएटिव चल रहा है जो आने वाली प्रीलिम जो है 2025 के लिए उसमें हमने 4 फेजेस करे हैं. उसमें से पहला फेज ओरिएंटेशन जो पीवाईक्यूज के मदद से करना था वो हमने कर लिया है. अब फेज 2 है स्टडी एंड प्रैक्टिस, मतलब जहाँ पे आपको सिलेबस के एक एक टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है और उसके ऊपर डेली आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करनी है. तो इस फेज में हमारा आज पहला दिन है जिसमें हम ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं. ज्योग्राफी का कुछ इंपॉर्टेंट हिस्सा है शुरू का, और उसके साथ ही साथ मई के करंट अफेयर्स का कुछ हिस्सा देखने वाले हैं. तो आज के लेक्चर को शुरुआत करते हैं. फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है रिलेटेड टू करंट इवेंट्स. अब देखिए, ये सिर्फ करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं है, ये करंट अफेयर्स और जनरल साइंस में क्वेश्चन एक टॉपिक है जो जिसपे 22 हो या 23 24 तीनों साल क्वेश्चन पूछा गया है. तो मैं उससे रिलेटेड ये मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है. क्या पूछते हैं, सिंड्रोम है, आप इसे पढ़ लीजिए. टीटीएस इसका शॉर्ट फॉर्म है. थ्रोम्बोसिस, अब नाम से ही आप सुन सकते हो, समझ सकते क्या है. तो दिस इज रिलेटेड ब्लड, कि ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं और मई 2024 में ये न्यूज में था. तो मैंने इसी से शुरुआत करी है क्योंकि ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं और एक करंट अफेयर्स में भी था. तो शायद आपको इसका हेल्प हो सकता है. आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए, इससे रिलेटेड कुछ आ जाए, तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी. तो दिस सिंड्रोम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे मैंने यहाँ पे आंसर दे दिया है, क्लॉटिंग इन द ब्लड्स. तो जो हमारे कोविड वैक्सीन थे, ये न्यूज में क्यों आया था, जितने भी कोविड वैक्सीन थे, कोविशील्ड करके एक वैक्सीन था जो इंडिया में वाइडली यूज किया गया था, जो एक यूएस और यूके में जो कुछ रिसर्च हो रहा था उससे रिलेटेड वो प्रोडक्शन इंडिया में किया गया था इस नाम से. तो उस वैक्सीन के कारण ब्लड में क्लॉटिंग होने की संभावना व्यक्त की गई थी कहीं पे, तो ये एक फियर चल रहा था. तो इससे रिलेटेड ये सिंड्रोम था. इस सिंड्रोम का मतलब यही था कि आपके ब्लड्स में क्लॉटिंग पाई जाती है पूरी बॉडी में. तो देखिए, जो ऑप्शंस डाले थे इसको भी आप एक बार देख लीजिए क्योंकि ये रेलेवेंट ऑप्शंस थे. हालांकि ये गलत ऑप्शन है पर ये दे हैव देयर रेलेवेंस रिलेटेड टू ब्लड. आप इसे देख लीजिए. टीटीएस का क्या है, ब्लड में क्लॉटिंग करता है पूरी बॉडी में. ठीक है, ये कोविड वैक्सीन से रिलेटेड एक ऐसा बिलीफ था या एक ऐसा संभावना थी, ऐसे हो रहा है, तो न्यूज में था. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स में एक ऐसा न्यूज था, ईटा एक्वारिड्स. व्हाट आर ईटा एक्वारिड्स? इसके बारे में जैसे रिसेंटली न्यूज मैंने कहा क्योंकि उस समय था, तो इसका सही आंसर मैंने जैसे बोला है मेटियोर शॉर्स. देखिए, यूपीएससी भी लगभग ऐसे ही करता है. अगर ऑप्शन देना है तो इस नाम से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ आपको ऑप्शंस दे देंगे, गलत ऑप्शन. सही ऑप्शन तो अगर आपको पता होना चाहिए, उस नाम से रिलेटेड ही ऐसे रैंडमली कुछ ना कुछ गलत ऑप्शन वो डाल देते हैं. तो देखिए, ये आप अनसीजनल रेल्स पोर्तुगाल में होते हैं क्या, वो बात अलग है. आप इंडिया में भी अनसीजनल रेंज होते हैं, जैसे मैंगो शाज एक एग्जांपल मैंने दिया. तो ऐसे सारे अनसीजनल रेंज भी होते हैं, मैंने ऐसे एक ऑप्शन डाल दिया. फिश स्पीसीज हो, तो ये ईटा एक्वेरिड्स इंपॉर्टेंट क्योंकि मेटियोर शावर्स और क्या है बोलिए, और एक इसमें मेटियोर्स के साथ ही और एक नाम जुड़ा रहता है, इट स्टार्ट्स विथ सी. तो वो क्या है, आप कमेंट बॉक्स में इंपॉर्टेंट दीजिए. तो जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज होती है उसका कॉमेट, सही बात है, कॉमेट. ये कॉमेट से रिलेटेड भी है. तो मेटियोर शॉर्स, क्योंकि जनरल ज्योग्राफी पे या करंट अफेयर्स में स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको हाईलाइट करके दिया है. ठीक है, इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, ध्यान में रखिए. आगे बढ़ते हैं. एस्पिरेंट्स, हमारा तीसरा क्वेश्चन है अगेन रिलेटेड टू करंट अफेयर्स बट ऑल्सो रिलेटेड विथ एनवायरमेंट एज वेल एज साइंस. क्वेश्चन पूछा गया था MRL, मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट. ये जो न्यूज में था वो क्या है, जैसे आप यहाँ पे आंसर देख पा रहे हो,
ये मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट क्या है? द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड रेसिड्यू दैट इज लीगली परमिटेड इन फूड। जैसे एक परमिटेड कलर होता है, परमिटेड फ्रेग्रेंस होता है, परमिटेड आपके एडिटिव्स होते हैं, एसिडिटी रेगुलेटर्स होते हैं। अब आप कोई पैकेट खरीदते हैं, कोई भी खाने का पैकेट हो, फूड पैकेट हो, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं दिया रहता है इंग्रेडिएंट्स, राइट? इंग्रेडिएंट्स में कहीं ना कहीं रहता है परमिटेड कलर्स, परमिटेड ये, परमिटेड वो, जो केमिकल बेसिस पे रहते हैं, जो सिंथेटिकली प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो उससे रिलेटेड ये पूछा गया था रेसिड्यू क्या होना चाहिए किसमें? आपके फूड और फीड में। अब क्या है, देखो ये सिर्फ फैक्ट है, पर एग्रीकल्चर में भी फर्टिलाइजर्स, केमिकल, पेस्टिसाइड्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो उसका भी एक रेसिड्यू आएगा, ठीक है? वो भी इसमें काउंट किया जाएगा। फिशरीज हो, पोल्ट्री हो, डेयरी हो, इन सब में कहीं ना कहीं आज केमिकल एडिशंस होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स हो, केमिकल न्यूट्रिशन हो, केमिकल जैसे विडिसाइड्स हो, ये सारी चीजें ऐसे दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती है, तो उनका एक रेसिड्यू आता है। ये रेसिड्यू फूड या फीड, जो कैटल को फीड देते हैं या बेबी फीड होता है, कोई भी फीड होता है, तो फूड या फीड में इसका लिमिट क्या है, कितना रेसिड्यू मैक्सिमम एक्सेप्टेबल है, उसका लिमिट क्या दिया गया, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो इसीलिए मैंने इसमें डाला कि एनवायरमेंट एग्रीकल्चर सभी जगह पे काम होता है, इसे काम में आता है, और न्यूज में था प्रोमिनेंटली, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर और प्रोसेसिंग ऑफ फूड, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमारा चौथा क्वेश्चन था ज्योग्राफी से रिलेटेड। देखिए, ये जो आज और कल के जो क्वेश्चन होंगे, ज्योग्राफी का जो इनिशियल फेज है, जनरल ज्योग्राफी और जियोमॉर्फोलॉजी का इनिशियल फेज है। इनिशियल फेज आपको कहाँ मिलेगा? एनसीईआरटी के पहले चैप्टर्स में, दो चैप्टर्स में, या जीसी लियोंग के पहले दो चैप्टर्स में, जीसी लियोंग का भी पहले दो चैप्टर्स में, तो इसमें आपको कवर करने को मिलेगा। अब ये क्वेश्चन जब मैंने फ्रेम किया, मैंने वही क्वेश्चंस फ्रेम किए जैसे पीवाईक्यूज में अगर जिससे रिलेटेड कुछ पूछा है, या पीवाईक्यूज को पढ़ने के बाद ऐसे लगता है कि इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन क्या था? अर्थ एक्सपीरियंसेस डे एंड नाइट, जो जो दिन और रात का सिलसिला चलता रहता है अर्थ पे, हमारी धरती पे, वो क्यों होता है, उसका साइंटिफिक ज्योग्राफिकल रीजन क्या है? तो उसका सही आंसर है रोटेशन ऑफ द अर्थ के दो फिनोमेना है। एक अर्थ है जो अपने आप के इर्द गिर्द घूमती है, और दूसरी अर्थ है जो सन के इर्द गिर्द घूमती है। तो एक होता है उसे रोटेशन, एक होता है जो अपने आप के इर्द गिर्द घूमती है धरती हमारी, उसे कहते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। और एक होता है रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ठीक है? जो सन के इर्द गिर्द घूमती है उसे कहते हैं रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। इसका सही आंसर ये दिन और रात होते हैं कि अर्थ रोटेट करती है। देखिए, समझिए यहाँ पे सन है, यहाँ पे अर्थ है। अब अर्थ सन के आजू बाजू तो घूम ही रही है, पर अगर जबकि अर्थ अपने आजू बाजू भी रोटेट कर रही है, तो इसका मतलब क्या है? अर्थ का कोई ना कोई हिस्सा आगे सन के रेज में आ रहा है वापस, क्योंकि ये राउंड होता है, तो इस साइड रेज नहीं पहुंच पाती है सन की। तो यहाँ पे भी अर्थ के सन सन रेज आ रही है, और जब यही हिस्सा धरती का घूम के एक ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो यहाँ पे अंधेरा होगा। तो ये क्यों होता है? ये रेवोल्यूशन के कारण नहीं होता है, रेवोल्यूशन के कारण हमारे सीजन्स होते हैं, तो हम आगे देखेंगे। पर रोटेशन के कारण डे एंड नाइट होता है। क्योंकि बेसिक लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया, आप इससे जुड़े बाकी सारी चीजें पढ़ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ज्योग्राफी से रिलेटेड है, अगेन जनरल ज्योग्राफी। देखिए, हमारी जो अर्थ है ना, वो अर्थ में दो तरह के इमेजिनरी लाइंस होते हैं। एक जो ऐसे होते हैं जिसे हम लैटिट्यूड्स कहते हैं, इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, या आर्टिक सर्कल है। और एक होता है जिससे हमें टाइम पता चलता है, जिसे हम लॉन्जिट्यूड्स कहते हैं, जैसे ग्रीनविच मेरिडियन हो, ऐसे सारे लॉन्जिट्यूड्स है। तो ये लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 24 में भी लैटिट्यूड से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसे समझना जरूरी है कि क्या पूछा है कि वर्टिकली अब क्या होता है, जो हमारा सन होता है ना, अर्थ, जैसे मैंने कहा ये अर्थ है ना, वो सीधी नहीं है, सर टिल्ट है। ये अर्थ का एक्सिस है, उसमें थोड़ा सा टिल्ट है, ये टिल्टेड एक्सिस है। इसके कारण क्या होता है, जब ये सन के आजू बाजू घूमती है, सन के अराउंड द सन, इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो उसका कोई ना कोई हिस्सा सन का थोड़ा करीब आ जाता है। जैसे अब देखिए, ये हिस्सा करीब है, और इस टिल्ट में ये वाला हिस्सा अब करीब आ गया इस साइड में। तो इसके कारण क्या होता है, सन का मूवमेंट जो होता है, जो हम धरती से देखते हैं, तो इक्वेटर से लेके इस टिल्ट के कारण
यहाँ तक जाता है और इक्वेटर से लेके इस मैक्सिमम इस लिमिट तक जाता है। ये जो ट्रॉपिकल रीजन होता है इसमें किसी भी जगह, मानो इस जगह पे, तो सन ओवरहेड, डायरेक्टली ओवरहेड कभी ना कभी होगा। यहाँ पे सन ओवरहेड नहीं जाता, यहाँ पे इसके रेज ऑब्लिक चले जाते हैं टिल्ट के कारण। तो क्वेश्चन क्या आता है इनमें से कौन से लैटिट्यूड पे नेवर, क्या है, नेवर वर्टिकली ओवरहेड। तो जैसे आप आंसर देख रहे हो किसके ऊपर जा ही नहीं पाता है। अब देखो सन कहीं नहीं जाता है, अब एक ही जगह पे स्थिर है, अर्थ उसके आजू बाजू घूमती है और इस टिल्ट के कारण ये फिनोमेना होता है। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि इक्विनॉक्स हो, सोलिस्टाइस हो, इसके ऊपर हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2024 में भी पूछे थे। तो एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट ने आपको यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ते हैं। एस्पिरेंट्स, हमारा 6th क्वेश्चन है, इट इज रिलेटेड टू टाइम जोन्स। अब देखिए ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, इससे ना आपका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा फैक्चुअल के अलावा आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी ब्रॉड होना चाहिए। टाइम जोन्स होते हैं जो लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स के वजह से बनते हैं। तो इन टाइम जोन्स के कारण जैसे इंडिया में भी अभी डिस्कशन चल रहा है कि एक के जगह इंडिया हैज ए सिंगल स्टैंडर्ड टाइम, सो शुड वी हैव मोर टाइम जोन्स इन इंडिया, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट और जो गुजरात का इलाका है तो वहां पे टाइम में काफी फर्क पड़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट में 5 साढ़े 5 बजे के आसपास सुबह के उजाला हो जाता है, वही आप गुजरात या इस साइड पे जाओगे तो लगभग 6:30 पौने 7 बजे उजाला हो जाता है। तो ये काफी डिफरेंस भी हो जाता है। तो ऐसे सब चीजों के कारण इंडिया में और ज्यादा, एक से ज्यादा टाइम जोन होने चाहिए क्या, इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। तो इसके कारण मैंने क्वेश्चन डाल दिया, पर कॉन्सेप्चुअल है। इनमें से क्या क्या है, 2 जगह दी गई है और उन 2 जगहों में अगर आप ट्रेवल कर रहे हो, कौन से 2 जगहों में ट्रेवल करते समय आप सबसे ज्यादा आप टाइम जोन्स को क्रॉस करोगे। तो देखिए 2 चीजें आपको एटलस में से मालूम होना चाहिए, दो कौन कौन सी जगह कहाँ लोकेटेड है। न्यूयॉर्क कहाँ लोकेटेड है, सैन फ्रांसिस्को कहाँ लोकेटेड है, सिडनी और पर्थ कहाँ लोकेटेड है, कोहिमा और का, देखिए ये एक्सट्रीम्स है। यूएस का एक एक्सट्रीम न्यूयॉर्क है, एक एक्सट्रीम सैन फ्रांसिस्को है, ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में है, ये रशिया के बारे में है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक ट्रांस साइबेरियन रेलवे करके रेलवे चलती है इन 2 जगहों के बीच, सबसे ज्यादा लगभग 7 टाइम जोन से कवर करती है। तो इसीलिए क्वेश्चन था आपकी ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग को लेके, आप एटलस कितना अच्छे से देखते हो। क्वेश्चन मैंने डिजाइन किया था आपके फ्रेमवर्क में मतलब आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए और एटलस का रीडिंग भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। एस्पिरेंट्स, हमारा 7वां क्वेश्चन है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर आप आपके बेसिक बुक्स देखोगे, कोई भी एनसीईआरटी हो, जीसीलियम हो या एटलस हो, उसमें पैसिफिक रिंग ऑफ फायर डिस्कस किया जाता है। वो क्या है, पैसिफिक ओशन के अराउंड टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण कुछ ऐसी चीजें देखी जाती है जिसकी इंटेंसिटी इस एरिया में ज्यादा होती है। तो क्या है, इनमें से कौन सा है। तो देखिए अर्थक्वेक्स होते हैं, वोल्केनिज्म होता है, पर ये दोनों एसोसिएटेड भी है। तो अर्थक्वेक वोल्केनोज, अब इसमें आप सुनामी, क्योंकि अर्थक्वेक की वजह से स्पेशली सुनामी का खतरा संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसी के कारण पूछा गया। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज वेल नोन फॉर द अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिसिटी बिकॉज ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट बाउंड्रीज काफी है, प्लेट टेक्टोनिक्स है, सारी प्लेट्स है, जैसे मतलब कॉन्टिनेंटल प्लेट है और मरीन प्लेट भी है, ओशियानिक प्लेट जिसे कहते हैं। दोनों प्लेट से सभी जगहों पे, और उसकी कांस्टेंट मूवमेंट चल रही है, उसके कारण क्या टेक्टोनिकली एक्टिव जोन इस इलाके में अब बन चुका है। इसके वजह से क्या होता है कि इंटेंस टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण वोल्केनिज्म और अर्थ इज अ फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग फिनोमेना ओवर देयर। तो एक क्वेश्चन था, इसे आप समझ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। एस्पिरेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, दिस इज अगेन रिलेटेड टू ज्योग्राफी। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, सरफेस वेव्स लॉन्ग, और इसे क्या कहते हैं, लॉन्ग पीरियड वेव्स, इसका अल्टरनेटिव नेम है। तो इनमें से किससे रिलेटेड है। यूपीएससी ऐसे आसान क्वेश्चन बिल्कुल पूछती है दोस्तों। अर्थक्वेक से रिलेटेड एक क्वेश्चन 2024 में ही पूछा गया था, और वोल्केनिज्म और अर्थक्वेक जैसे हमने ज्योग्राफी के ओरिएंटेशन में देखा था, ये दो
जनरल ज्योग्राफी के बाद जियोमॉर्फोलॉजी में सबसे ज्यादा पॉसिबल क्वेश्चन इनसे बनते हैं, पीवाईक्यूज में भी बने हैं, हमें दिखता है वो। तो ये अर्थक्वेक से रिलेटेड है। देखिए प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स के बारे में हम सब पढ़ते हैं। क्या होता है, हम सरफेस वेव्स को छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको ये पढ़ना ये भी जरूरी है, या यहाँ पे क्वेश्चन पूछने की जगह भी वैक्यूम भी बना है, तो आप इस आपसे ये छूटे ना, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाला है। तो आप सरफेस वेव्स को अर्थक्वेक के सिनेरियो में अच्छे से पढ़ लीजिए। साथ ही साथ 2024 में इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन बना था, तो इसको भी अच्छे से आप पढ़ लीजिए, ठीक है, इसको भूलिए मत। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मैप से रिलेटेड। रिवर से रिलेटेड देखिए 24 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। लगभग हर साल रिवर्स और उसकी ट्रिब्यूटरीज, इंपॉर्टेंट रिवर की ट्रिब्यूटरीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे गोदावरी का डाला है। 24 में गंगा रिवर का ट्रिब्यूटरीज के बारे में क्वेश्चन पूछा था। आप देखिए हर साल इस पे ऊपर क्वेश्चन आता है, तो आपको इंपॉर्टेंट रिवर्स तो कम से कम पढ़ने ही है। रिवर्स, उसके ट्रिब्यूटरीज, वेस्ट से ईस्ट कौन से है, लेफ्ट बैंक कौन से है, राइट बैंक कौन से है, इन सबको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, इनमें से कौन सी नदी गोदावरी नदी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, नॉट अ ट्रिब्यूटरी। तो ये रिवर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के इलाके में बहती है, वंशधारा। बाकी ये सभी रिवर्स दे आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गोदावरी। तो आपको अब क्या करना है, वंशधारा रिवर भी देखनी है और गोदावरी के सारे ट्रिब्यूटरीज भी देखने हैं, ताकि ये रिवर आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। ये प्रिपेयर होना जरूरी है। रिवर्स पे हर साल क्वेश्चन पूछते हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग, इस साल भी आने की संभावना काफी ज्यादा है। रिवर्स को भूलिएगा मत, भूलिएगा मत। इंडिया के एटलीस्ट सारे रिवर्स, इनफैक्ट 2024 में 2 रिवर्स, एक इंडिया की पूछी, एक इंटरनेशनल मतलब अफ्रीका में से पूछी। तो देखिए रिवर्स का ये इंपॉर्टेंस है, इसीलिए आपको रिवर्स पढ़ने ही है, और इसीलिए पहले ही हमारे डे में हमने एमसीक्यू से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज का एक आखिरी क्वेश्चन है, ये ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पे है आपको आगे पढ़ने के लिए, और इसमें क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये पहला है अपनी तरह का। सोलाट, ये एक कंपटीशन हुआ था रिसेंटली, न्यूज किस लिए है, तो इसका जैसे मैंने यहाँ पे आंसर दिया है, देखिए नाम से भी आता है सोल और आर्ट, सोलार, सोलर से रिलेटेड आर्ट। पर क्योंकि कभी कभी कुछ कुछ बच्चे आसान से ऑप्शन में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये क्वेश्चन इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन बहुत ही अभी आएगा नहीं आएगा बात अलग है, क्योंकि ये पहला हो रहा है इसके रिलेटेड। अब क्या है, संडे, इंटरनेशनल सन डे होता है, हर साल मनाया जाता है 3rd ऑफ मई को, 3rd ऑफ मई को इंटरनेशनल संडे मनाया जाता है। तो उससे रिलेटेड, क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में इंडिया वाज एन इनिशिएटर, इंडिया वाज वन ऑफ द फ्रंट रनर्स, जिन्होंने, इंडिया ने फ्रांस के साथ मिलकर ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। तो और इंडिया काफी सोलर एनर्जी पे अभी फोकस भी शिफ्ट कर रहा है, उस पर ध्यान दे रहा है, काफी इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आ गया तो आपको पता होना चाहिए। ऐसा कंपटीशन हुआ था, इंट्रा स्कूल है, सॉरी आई एम सॉरी, इंट्रा स्कूल सोलर आर्ट कंपटीशन, ये कंपटीशन हुआ था। तो ये जरूरी है, तो इसे आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, याद रख लीजिए, एक बार रिवाइज भी अच्छे से एग्जाम से पहले कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के 10 क्वेश्चंस आपको मदद करेंगे एग्जामिनेशन में, और आपके स्पेशली ये फेज चल रहा है स्टडी एंड प्रैक्टिस का, तो आपको पढ़ने में और उससे रिलेटेड प्रैक्टिस करने में मदद होगी। थैंक यू, जय हिंद।